नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। मैं हूं खुशबू खान और यूके प्राइम में सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की। देहरादून में त्रिवेंद्र सरकार कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा है कि कैबिनेट में कुल 30 प्रस्ताव आए और एक बिंदु पर कमेटी बनाई गई है, जबकि एक को अगली कैबिनेट के लिए ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं बता दें कि राज्य कैबिनेट में शराब की दुकानों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। प्रदेश में 148 दुकानों का आवंटन नहीं हुआ था, जिसको लेकर कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। 1 अप्रैल से 31 मार्च 2021 तक के राजस्व का आवंटन होना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण समय से आवंटन नहीं हो पाया था। बता दें कि देहरादून में हुई त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक। कैबिनेट में कुल 30 प्रस्ताव आए, 28 बिंदुओं पर चर्चा की गई। 30 प्रकरण आए हैं, जिसमें से 3 को अगली कैबिनेट के लिए डिफर किया गया है। एक में कमेटी बनी है जो छात्रों को दी जाती थी, उसके आधार पर एक कैबिनेट समिति बनी है, जिसमें मैं हूँ, यशपाल आदि जो भर्ती रावत जी हैं। आयुष और आयुष शिक्षा के अंतर्गत जो पहले भर्ती होती थी डॉक्टरी लोक सेवा के हटाकर अब उसमें उत्तराखंड चिकित्सा सेवा बोर्ड को दी गई है। उधम सिंह नगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने हेतु आज सैद्धांतिक रूप से सहमति प्रदान की गई है। श्रीनगर के अस्थायी कैंपस हेतु जो भूमि दलित स्थानांतरित निःशुल्क देने का निर्णय किया गया है। इसी प्रकार से हरिद्वार में एक हॉस्पिटल छोटा बनना है, मेडिकल कॉलेज पहले दे दी थी हमने जमीन, आज भूपतवाला में हॉस्पिटल के लिए भी निःशुल्क जमीन देने का निर्णय लिया गया है। महिला सशक्तिकरण में 2 निर्णय लिए गए हैं। इसी प्रकार से आवास विभाग के अंतर्गत जो पेट्रोल पंप इत्यादि में छूट देने का था, उस विषय को किया गया है। इसी प्रकार से जो उच्च शिक्षा विभाग में जो अम्ब्रेला एक्ट था, विश्वविद्यालय अध्यादेश 2020, उसको अनुमति दी गई है। तो ये प्रमुख मुद्दे थे जिनको आज यहाँ खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता देहरादून से पवन दीक्षित जुड़ गए हैं। पवन दीक्षित, किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई, मोहर लगी, और कौन से ऐसे बिंदु थे जो आगे की मीटिंग के लिए ट्रांसफर कर दिए गए? बिल्कुल खुशबू, आपको बता दें कि आज कैबिनेट की बैठक में करीब 30 बिंदु रखे गए, जिसमें से एक बिंदु को अगली कैबिनेट के लिए ट्रांसफर कर दिया गया और एक बिंदु को पर एक समिति बना करके उस समिति को निर्णय लेने के लिए समिति को छोड़ दिया गया। तो वही 28 बिंदुओं पर विधिवत चर्चा हुई। और खासतौर से अगर बात की जाए तो आबकारी है या फिर जो संशोधन अधिनियम के तौर पर कई 2 अध्यादेश भी आज पारित हुए, जिनको विधानसभा में रखा जाएगा। और उसके साथ साथ जो कई कर्मचारियों की नियमावली को लेकर संशोधन पर भी आज जो है रूप से चर्चा हुई। और जो खासतौर पे जो आबकारी को लेकर के कई जो प्रदेश की लगभग 148 दुकानों का आवंटन नहीं हो पाया था, उन आवंटन को लेकर के पुनः आवंटन करने के लेकर के इस कैबिनेट में मोहर लगी है। उसमें ये तय किया गया है कि जो अभी तक की जो रेवेन्यू था उसको सरकार के द्वारा माफ किया जाएगा, अन्य रेवेन्यू को जोड़ करके उनका फिर से आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो वहीं अगर बात की जाए तो पशुपालन एवं महिला एवं बाल विकास एवं उच्च शिक्षा से संबंधित तमाम विषयों को लेकर के आज इस कैबिनेट में विस्तृत रूप से चर्चा हुई और इस पर कैबिनेट ने मोहर लगाई है। पवन दीक्षित, क्योंकि कोरोना का कहर भी लगातार बढ़ता जा रहा है, तो क्या इस मीटिंग में कोरोना केयर सेंटर को लेकर या ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग को लेकर भी चर्चा की गई? हालांकि आज कोरोना को लेकर इस पर कैबिनेट में कोई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले नहीं हुए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने को लेकर के चर्चाएं जरूर हुई हैं। वहीं हरिद्वार में अगर बात की जाए तो 30 बेड का एक महिला अस्पताल में नवीनीकरण करने को लेकर के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। तो वही एक जो मेडिकल कॉलेज भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है, उस पर जल्द ही कार्रवाई काम शुरू हो जाए और उसको लेकर के जो जमीन सरकार के द्वारा उपलब्ध करानी थी, उस जमीन को तय कर लिया गया और सरकार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को स्थानांतरण करने पर मोहर लगी है। और साथ ही साथ आपको बता दें, मेला के अंडर में कुछ सरकारी जमीन थी, जिस जमीन पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करने के लिए भी स्वास्थ्य विभाग को जमीन स्थानांतरण करने को लेकर के भी मोहर लगी है।
पवन दीक्षित, खबर पर तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो 28 बिंदुओं पर चर्चा हुई है और एक बिंदु पर कमेटी गठित की गई है जो चर्चा करेगी और एक बिंदु जो है वो आगे की मीटिंग के लिए ट्रांसफर कर दिया है। कैबिनेट में कुल 30 प्रस्ताव आए थे जिसमें से 28 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। एक प्रस्ताव ऐसा था जिस पर एक कमेटी का गठन कर दिया गया है और एक प्रस्ताव को आगे की मीटिंग के लिए ट्रांसफर कर दिया है जिसमें आगे जो मीटिंग होगी कैबिनेट की उसमें चर्चा की जाएगी। उत्तराखंड में जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक से जहां लोगों में खौफ हो गया है, वहीं प्रदेश सरकार ने जानवरों से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। और प्रदेश में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, इसी मामले पर सीएम रावत ने कहा है कि प्रदेश में लगभग 8,000 ग्राम सभाएं और 15,000 गांव हैं। सभी गांवों में स्ट्रीट लाइट लगाने पर विचार चल रहा है। सीएम ने यह भी कहा है कि जंगली जानवर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर हमले को अंजाम देते हैं। लाइटें लग जाने से जानवरों के आतंक पर अंकुश लगेगा। के समय ये हमारे यहाँ राज्य में लगभग 8,500 गांव सभाएं हैं या ग्राम पंचायतें हैं, 15,000 से अधिक गांव हैं। इन सभी गांवों में स्ट्रीट लाइट देने का हमने विचार किया है। हम ये देखते हैं कि गांवों में जो लेपर्ड के जो हमले होते हैं उस रात के समय होते हैं, संध्या के समय होती हैं या गोधूली बेला के समय होते हैं। ऐसे में जब गांवों में रोशनी रहेगी तो ये अटैक काफ़ी कम होने की संभावनाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि लेपर्ड जब हमला करता है तो अंधेरे का लाभ उठाता है। तो हमारी ये कोशिश है कि जो संघर्ष है मानव और वन्य जीवों का, वो संघर्ष कम हो। जहाँ एक और वन विभाग के द्वारा लोगों को जो हमारे ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में रहते हैं उनको एजुकेट करने की बात है, वहीं ये लाइटनिंग जब होगी तो उससे हमारे इस तरह की दुर्घटनाएं कम होंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। चमोली जिले में भारी बारिश से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे चमोली से बद्रीनाथ धाम तक बंद हो गया है। जिले में भारी बारिश होने से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कहड़े, कोड़िया और पीपल कोटी, पागल और नाला हेलंग समेत कई जगह पर बंद हो गया है। वहीं बता दें कि पीपल कोटी के पास पहाड़ी से भारी मलबा आने से हाईवे पूरी तरह से बाधित हुआ है। इस भारी भूस्खलन से ग्रामीणों की सैकड़ों बीघा से बोई फसल नष्ट हो गई है और साथ ही भूस्खलन से मठगांव खतरे की जद में आ गया है। लोग खुले आसमान के नीचे जीवन गुजारने को मजबूर हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें किस तरह से बता रही हैं कि भूस्खलन हो गया है और भूस्खलन की वजह से मार्ग बाधित हुआ है। आवागमन में पूरी तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सैकड़ों बीघा जमीन पर जो फसल बोई गई थी वो फसल भी बर्बाद हो गई है। अब यहाँ पर किसानों को आस है कि सरकार ही उनके लिए कुछ कर सकती है, मुआवजा दे सकती है। चमोली से बद्रीनाथ धाम के लिए जो मार्ग था वो बाधित हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से मलबा सड़कों पर आ गया और आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई और यहाँ पर भूस्खलन इसी तरह से हर साल होता है जब बारिश आती है और सैकड़ों बीघा जो जमीन पर सब फसलें बोई गई थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। भारी बारिश जो है आफत बन कर आई। चंपावत जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना सैंपल लेने में बरती जा रही सुस्ती को लेकर युवा कांग्रेस संगठन ने नाराजगी जताई है। कार्यकर्ताओं ने सीएमओ और डॉक्टर आरपी खंडूरी को ज्ञापन सौंपकर जिले में कोरोना सैंपल की संख्या बढ़ाए जाने की मांग उठाई है। प्रदेश युवा कांग्रेस के आह्वान पर युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष सूरज प्रहरी के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि जिले में कोरोना सैंपल लेने की गति बेहद धीमी होने के चलते 2 महीने पहले घर आए प्रवासी कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, जिससे लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। उन्होंने सैंपलों की रिपोर्ट भी देर से जाने को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि विलेज क्वारंटाइन सेंटरों में बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण प्रवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
स्वास्थ्य विभाग पर सैंपल लेने में सुस्ती का आरोप लगाया। इसी के साथ कोरोना सैंपल की संख्या बढ़ाए जाने की भी मांग की गई है। कहा जा रहा है कि जो प्रवासी मजदूर आए थे उनके जो है सैंपल में देरी हुई है, जिस वजह से कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग पर सैंपल लेने में सुस्ती का भी आरोप है कि बहुत देरी से ये सैंपल लिए गए हैं और बहुत धीरे धीरे रिपोर्ट आ रही है, जिस वजह से संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है। और इसके बाद लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। कोरोना का संक्रमण क्योंकि लगातार बढ़ता जा रहा है, देवभूमि में भी लगातार संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ा है। चंपावत में आंकड़े लगातार बने और कोरोना सैंपलों की संख्या में सुस्ती हुई है, देरी से आए हैं, जिस वजह से संक्रमितों के आंकड़े धीरे धीरे आ रहे हैं। के नेतृत्व में आह्वान पर आज पूरे उत्तराखंड में युवा कांग्रेस ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन देकर ये मुहिम छेड़ने की मांग की है कि जिस प्रकार से आए दिन कोरोना के केस पूरे प्रदेश में और जिलों में बढ़ते जा रहे हैं, तो उन पर जांच की जाए और जिन पर उनके लक्षण पाए जा रहे हैं तो उनको तुरंत आइसोलेट किया जाए और इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न बरती जाए। और आने वाले समय में, क्योंकि यह आंकड़ा बहुत दूर तक जा सकता है और चैकुनी बोरा में जो अभी 2 लोग पाए गए हैं वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव, तो उन पर अभी तक कोई जांच उनकी अच्छी तरह से नहीं की गई है। और संपर्क में कई लोग आए होंगे तो सभी लोगों की वहाँ पे सैंपलिंग होनी चाहिए थी और सारे उसको लेके वहाँ पे आइसोलेट की व्यवस्था पर ये स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाए। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम जारी हो गए हैं। उत्तराखंड बोर्ड के इंटरमीडिएट कॉलेज के रिजल्ट घोषित होने पर सरोवर नगरी नैनीताल के भारतीय शहीद सैनिक स्कूल के 2 छात्रों ने उत्तराखंड में तीसरा और 7वां स्थान हासिल कर स्कूल के नाम के साथ परिवार का नाम भी रोशन किया है। बता दें कि मॉडर्न कॉटेज के रहने वाले मोहित उपाध्याय ने तीसरा स्थान हासिल किया है, जबकि बड़ा बाजार मलिताल की अंजलि वर्मा ने 7वां स्थान हासिल किया है। मोहित उपाध्याय ने बताया है कि वो आगे जाकर आईएएस की तैयारी कर देश की सेवा करने चाहते हैं और उन्होंने इसका श्रेय अपने अभिभावक और गुरुजनों को दिया है। उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित हो गए हैं और नैनीताल के मोहित उपाध्याय को तीसरा स्थान मिला है। मलितापुर की अंजलि वर्मा को 7वां स्थान मिला है। स्कूल के साथ साथ माता पिता और परिजनों का नाम उन्होंने रोशन किया है। काशीपुर में एक साइबर ठगी की शिकायत पर पुलिस ने एक हर्बल कंपनी के कॉल सेंटर पर छापा मारा। पुलिस कॉल सेंटर के संचालक और कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। दरअसल काशीपुर में आवास विकास के पास बाजपुर रोड पर एक हर्बल कंपनी का प्रोडक्ट ऑफिस है। इस कॉल सेंटर से ऑनलाइन दवाओं की बिक्री की जाती है। वहीं तमिलनाडु के एक ग्राहक ने यहां से दवा का ऑर्डर देने के साथ पेमेंट भी कर दिया, लेकिन दवाई की डिलीवरी न होने पर उसने पुलिस से मामले की शिकायत की थी, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देखिए, ये हर्बल आयुर्वेदा नाम से एक कंपनी है यहाँ, जो लोगों से फ़ोन कॉल्स पे ऑर्डर लेती है और ऑर्डर के बाद उसके बाद उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दवाओं को भेजती है। इसमें एक व्यक्ति द्वारा फ़ोन से कंप्लेन किया गया था कि इस कंपनी के नाम से कुछ बोनस मिलने को लेकर के लगभग अलग अलग टुकड़ों में 5,000 रुपये जो है उसके द्वारा पेमेंट कर दिया गया है, लेकिन उस पर कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। आगे कोई दवा या कोरोना के संबंध में जो भी इन्होंने दे रखी थी बातें, वो उसका पूर्ति नहीं की। तो उस पर अभी हमारी जांच चल रही है। बेसिकली इनके पेपर्स वगैरह तो ठीक है, लेकिन जो कॉल सेंटर टाइप का एक बनाया हुआ है, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो किस तरीके के मैसेज भेज रहे हैं, अभी उस पर हम लोग जांच कर रहे हैं। अगर कोई अनियमितता पाई जाएगी तो उसके अनुसार फिर इसमें कार्रवाई की जाएगी। मसूरी के मालाकाफ स्टेट में एक मकान में सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने से जहां 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं घर का सारा सामान क्षतिग्रस्त हो गया। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग दहशत में आ गए। वहीं मौके पर पहुंची फायर सर्विस की टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर में लीकेज होने के बाद यह हादसा हो गया।
सितारगंज में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर जहां प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है, वहीं बीजेपी विधायक सौरभ बहुगुणा ने नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और शक्ति फार्म प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में फुल बॉडी सैनिटाइजर चैम्बर लगवाया है, जिससे हॉस्पिटल में आने जाने वालों का फुल बॉडी सैनिटाइज होगी और जिससे काफी हद तक कोरोना महामारी से लोगों का बचाव हो सकेगा। क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा ने बताया है कि कार्यकर्ताओं की सलाह और आमजन की सुरक्षा को देखते हुए सितारगंज और शक्ति फार्म स्वास्थ्य केंद्रों पर फुल बॉडी सैनिटाइजर चैम्बर लगाए गए हैं। पूरे क्षेत्र में आज के दिन आपको पता है पूरे विश्व में, देश में और सितारगंज में भी कोरोना की महामारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और हमारी पार्टी की और हमारे पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं की मैं धन्यवाद करूंगा उन सबका कि उन्होंने मुझसे ये सैनिटाइजेशन टनल की रिक्वेस्ट करी थी कि इसको यहाँ पे क्षेत्र में लगवाना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने दोनों अस्पतालों में जो हमारा CHC सितारगंज है और PHC शक्ति फार्म है, दोनों में अपने स्तर से ये दोनों मशीनों को आज इंस्टॉल करवा दिया है। जो भी व्यक्ति इसके अंदर से जाएगा वो पूरी तरह सैनिटाइज होएगा, उसके बाद वो अस्पताल में एंट्री करेगा। तो इससे क्षेत्र को महामारी से बचाने के लिए हमारी छोटी सी कोशिश है और उम्मीद करेंगे कि इसी तरीके से हमारी पार्टी और हमारे संगठन के लोग लगातार मेरे बीच जो हमारे साथ बैठ के हमारे को क्षेत्र के बारे में किस तरीके से लोगों को इस महामारी से बचाना उसके लिए मुझे राय देते रहते हैं। ये प्रक्रिया भी चलती रहेगी और क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने की हम कोशिश भी करते हैं। रुड़की में लक्सर क्षेत्र के सुल्तानपुर कोनहारी में प्रॉपर्टी डीलर की दबंगई सामने आई है, जहां पुलिस की मिलीभगत से बदमाशों के साथ मिलकर कोल्हू चरखी मालिकों पर कहर बरपा दिया और जेसीबी के जरिए पूरी चरखी को ध्वस्त कर दिया गया। जबकि मौके पर स्थानीय पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन उसने पीड़ितों की गुहार एक बार भी नहीं सुनी। वहीं पीड़ित ने अब एसडीएम समेत अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी डीलर और चरखी मालिक में जमीनी विवाद चल रहा था, जिसको लेकर ग्राम प्रधान ने सुलह भी कराई थी, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर की दबंगई के आगे चरखी मालिक पस्त पड़ गया। हमारे संज्ञान में बहुत पहले से है, 6 या 7 महीने पहले संज्ञान में मामला आया था। दो पक्षों में आपस में ज़मीन के बंटवारे को लेकर मामला है, जिसमें कि एक पक्ष दूसरे पक्ष की ज़मीन पे बहुत दिनों से कोल्हू का काम चला रहा है। वो दूसरे पक्ष से एक ज़मीन किराए पे लेता आ रहा है 20 साल से, और अब उस ज़मीन पे मालिकाना हक जमा रहा है। तो ये दूसरा जो पक्ष है वो लीगल प्रोसेस के थ्रू एसडीएम साहब के उसने दरखास्त दी, पैमाइश के ऑर्डर आए। पैमाइश के ऑर्डर करने के बाद वो अपनी ज़मीन पे अपना निर्माण करना चाह रहा है और जो दूसरा पक्ष है उसमें इसको आपत्ति है। तो ये मामला जो है वो पुलिस के संज्ञान में भी जा चुके हैं। अब जिस तरह से भी पुलिस प्रशासन मिलकर इसमें कार्रवाई करता है वो आगे की बात है। तो जो उनका वो बता रहे कि हमारा जिनका गुड़ और उनका ठगा गया है, तो इस मामले में क्या कहना है? आरोप लगा गया है। जहाँ तक तोड़फोड़ का मामला है, देखिए जब पटवारी और कानून को पैमाइश के लिए वहाँ पे आए थे, उसके बाद जो ज़मीन एक पक्ष की ज़मीन निकली वो अपने ज़मीन में कार्रवाई कर रहा था। उस ज़मीन पे दूसरे के पक्ष के लोगों ने कच्चा अतिक्रमण किया हुआ था। उस अतिक्रमण को हटाने के लिए एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को कहा, जहां उनकी सहमति नहीं बनी तो दूसरे पक्ष ने वो कच्चा अतिक्रमण जिसमें चादर वादर है टीन की, वो उसने वहां से हटाया है। बाकी जो टीन है और जो शीरा है और जो बड़ा पक्का अतिक्रमण कोई था नहीं, बड़ा कोई नुकसान ऐसा था नहीं, और जो थोड़ा बहुत था वो शायद एक पक्ष ने दोबारा वहीं पे जहाँ जेसीबी चल रही थी उनके सामने उस चीज़ को फेंका है। उसमें कोई नुकसान वाली ऐसी बात है। अतिक्रमण को हटाने के लिए कोई ऑर्डर नहीं था और पक्का अतिक्रमण वहाँ पे कोई था भी नहीं। तो जो भी हुआ है वो एक पक्ष ने अपनी भूमि पे कार्य किया है, दूसरे पक्ष ने उसी की भूमि पे कब्जा किया हुआ था। तो एक पक्ष ने दूसरे पक्ष का सामान हटाने के लिए कार्रवाई की। मेरे पीछे का आप दृश्य देख सकते हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त सुल्तानपुर कोनहारी गांव में, जो कि लक्सर कोतवाली अंतर्गत पड़ता है। और कल तक अगर बात की जाए, यहाँ पर भी काम चल रहा था, कार्य चल रहा था। यहाँ पर एक चरखी मौजूद थी जिसमें काफ़ी लोग काम कर रहे थे, पर आज आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये किस तरह से धाराशाही की जा चुकी है। पर आपको मैं बता दूं, कुछ वीडियो भी इन लोगों ने उपलब्ध कराई हैं जिस वक्त ये धाराशाही की जा रहा था। पूरा का पूरा जो यहाँ पर टीन शेड लगी हुई थी, कुछ यहाँ पर दीवारें भी खड़ी हुई थी, पर पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी द्वारा इसको कुछ ही घंटों के अंदर अंदर ढा दिया गया और यहाँ पर कुछ भूमाफियाओं ने अपनी नींव खोद दी है। हमारे साथ मौजूद हैं यहीं पर जो जिनका ये मौजूद था, पूरा का पूरा काम यहाँ पर करते थे। कुछ गरीब लोग यहीं पर मौजूद हैं जो यहाँ पर अपनी
रोज़ी रोटी कमा रहे थे और उनको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा है। उन्हीं से जानते हैं आखिरकार क्या कारण था और क्या वजह हुई, किन लोगों ने ये सब कुछ धाराशाही किया है। कारण का हमें पता नहीं, हम बाहर गए हुए थे, ना हमारे पास कोई नोटिस, ना हमारे पास कोई सूचना, ना ही कोई फ़ोन आया। हम बाहर गए हुए थे, हमें इस बारे में पता नहीं लगा। किन लोगों ने धाराशाही किया है और पुलिस भी मौजूद थी उस दौरान? पुलिस मौजूद थी, ये हमारे बराबर के पड़ोसी थे। क्या वजह रही? इन्होंने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया, अवैध कब्जा किया। किस चीज़ से ढाया है इसको? जेसीबी से ढाया, 2 जेसीबी आई हुई थी। तो बात कर रहे हैं तो 2 जेसीबी यहाँ पर बुलाई गई और पुलिस और कुछ यहाँ पर बदमाश भी मौजूद थे। हाल वही है जिस तरह कुछ फिल्मों में भी अक्सर देखा जाता है कि गुंडे और पुलिस मिलकर आते हैं और गरीबों को कहीं ना कहीं उजाड़ देते हैं। वही मंजर यहाँ पर कल शाम देखने को मिला। एक और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी, किस तरह से यहाँ पर ढाया गया, क्या वजह रही, कौन कौन लोग मौजूद थे? यहाँ गांव के गुंडे आए हुए थे, असले से उनकी गाड़ी भरी हुई थी, बताया हमें। मैं तो विकास नगर से चला हुआ था, बाहर गया हुआ था मैं, लेकिन दरोगा जी ने अपने सामने जेसीबी चलवा के ये सब मकान भी ढाया और सारा माल तहस नहस कर दिया। 30-35 लाख रुपए का नुकसान है। फिलहाल आपने किसी आला अधिकारी से गुहार लगाई है? SSP जी को रिपोर्ट दी हो और थाने में गया था मैं भी 1 घंटा पहले। थाने में उन्होंने कागज़ लेकर रख लिया। उन्होंने कहा कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप अपने घर चले जाओ, कागज़ यहीं छोड़ जाओ। तो क्या संतुष्ट हैं आप इस कार्रवाई से? नहीं, संतुष्ट नहीं है। कुछ सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, देखना चाहिए कि इसमें इतना नुकसान हुआ, जांच करवानी चाहिए कि ये नुकसान क्यों करा गुंडों ने, क्यों इसको ढाया। उनकी बुनियाद तो उधर है, उधर से यहाँ क्यों आए मैं हमारा मकान ढाने क्या कोई कोर्ट का कागज़ था उनके पास? ये तो दरोगा जी बता रहे, लेकिन इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, हमें कोई नोटिस नहीं दिया, तो ना कोई। अगर बात करें तो इन लोगों का कहना है कि इन्हें कोई जानकारी नहीं, कोई कोर्ट का कागज़ नहीं। हालांकि पुलिस और कुछ बदमाशों ने आकर इनके तमाम कारोबार को यहाँ पर धाराशाही कर दिया। अब देखने वाली बात है कि आला अधिकारी इस मामले में क्या संज्ञान लेते हैं। मैं अरशद हुसैन, प्राइम न्यूज़ रुड़की। पौड़ी में शराब माफियाओं की दबंगई सामने आई है, जहां बैरियर लगा होने के बावजूद भी बता दें कि बैरियर तोड़कर भागते हुए नजर आए, लेकिन सतपुली पुलिस के जरिए लगाए गए बैरियर को तोड़ने के चक्कर में गाड़ी फंस गई, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी में सवार दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। जहां पुलिस ने गाड़ी से कई पेटी शराब की बरामद की, जो कि हरियाणा के गुरुग्राम से लाई गई थी। चेकिंग के दौरान जो है सुबह के समय गुड़गांव की तरफ से जो है गाड़ी आई थी, तो उसको जब रोका गया तो उसमें 2 लोग थे। गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें हरियाणा मार्का की शराब मिली है 15 पेटी, जिस पर जो है कार्रवाई की जा रही है और मुलजिमों को जो है माने लिहाज में पेश किया जाएगा। यूके प्राइम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।